Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Khwahish Sharma and I welcome you all to Study Smart IAS PCS War Room series. आप ये बोलो कि मैम संडे है, प्लीज़ वीडियो मत पोस्ट करो, रिविजन करना है, तो उससे पहले ही बता दो नो, आई एम सॉरी, वीडियो विल बी पोस्टेड एंड यू हैव टू स्टडी. हम फैकल्टीज़ का भी संडे होता है बट हम नहीं बनाते, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू राइट. तो क्या आपको अपने लिए पढ़ाई नहीं करनी है? डेफिनेटली करनी है. और अगर आपको बिलीव ना हो, लास्ट वीक की जो संडे वाली वीडियो है एनवायरनमेंट की, वो जाके देखो. देर आर 200+ पीपल जिन्होंने एक गो में पूरा वीडियो कंप्लीट किया, जिन्होंने क्विज दी राइट. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि लोग बाग पढ़ाई कर रहे हैं. आप अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे तो आप उन 200 300 400 लोगों को बोल रहे हो जाओ भाई तुम मेरी सीट ले लो. एंड जैसे मैंने हमेशा बोला, आप नहीं पढ़ोगे आपको जगह कोई और पढ़ेगा. आप इस साल नहीं पढ़ोगे आपको अगले साल पढ़ना पड़ेगा. इससे अच्छा आप ही पढ़ लो. तो what I want from you, comment down below the exact time when you start this video, then comment down the exact time जब आप ये वीडियो खत्म करते हो, so that आपको खुद को समझ में आए कि आपका कितना रिटेंशन पावर है. ठीक है. दूसरा, प्लीज़ हाइप दिस वीडियो. इफ़ यू हाइप दिस वीडियो हमें भी मोटिवेशन मिलता है टू वर्क हार्ड फॉर यू राइट. तो स्टार्ट करते हैं. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका कंसेप्ट बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल है. क्वेश्चन इतना ईजी आता है कि आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते हो. थोड़ा बहुत इसमें करंट अफेयर वाला पार्ट है, वो हमारा करंट अफेयर में भी कवर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है इसको समझते हैं. सी, अर्थ जो है ना, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सो ऑन. ये गैसेज क्या करती हैं? ये अपने अंदर हीट को ट्रैप करके रखती हैं. एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि सनसेट के बाद हम लोग फ्रीज नहीं हो जाते. क्यों फ्रीज नहीं हो जाते? क्योंकि जो एयर है ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है. ठीक है. तो ये जो गैसेस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बना करके रखती हैं. ठीक. सो ये एक्ट कैसे करती हैं? बेसिकली जो आने वाली सोलर रेडिएशन होती है ना अर्थ पे, मान लो दिस इज द अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो रेडिएशंस आ रही हैं. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलेगी? आई एम ट्रांसपेरेंट, यू रीच टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो यहाँ से क्या होगा, जो रेज हैं वो अर्थ के सरफेस तक आ जाएंगी राइट. बट जब ये रेज वापस जाने वाली होंगी, जब ये हीट वापस से रेडिएट बैक होने चाहेंगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तब बहुत ओवर स्मार्ट बन जाती है. तो बोलती है नहीं, नाउ आई एम नॉट ट्रांसपेरेंट, आई एम ओपेक. अब मैं तुमको अपने से पास नहीं होने दूंगी. सो ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. तो बेसिकली आने वाली रेडिएशंस को तो पास होने देगी, अपने से अर्थ तक आने देगी. बट जब ये रेडिएशन वापस से जाने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स, तो ये इनको ब्लॉक कर देंगी एंड इस हीट को ये कैप्चर कर लेंगे. और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी वजह से हीट मेंटेन रहती है. बट एक कहावत सुनी होगी आपने, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है. मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली रॉन्ग, है ना. इट इज़ हार्मफुल. सो ग्रीन हाउस गैसेज अगर बहुत एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट कैप्चर हो जाती है एंड ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो जाती है एंड क्लाइमेट चेंज होने लगता है एज अ रिजल्ट. समझ गए? इसको रीड करते हैं. ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सोलर रेडिएशन दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल एंड इंफ्रारेड रीचेज द अर्थ. यूवी इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर. विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन रीच द अर्थ सर्फेस. जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन तो छन जाएगी, केवल एक बहुत कम अमाउंट की यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंचेगी. दूसरा, जो विजिबल रेडिएशन, विजिबल लाइट है एंड जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये अर्थ सरफेस तक आएगी. इंफ्रारेड रेडिएशन हीट कॉज करती है. ठीक है. नाउ अर्थ री एमिटिंग एनर्जी एज लॉन्ग वेव रेडिएशन. ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब दिस ट्रैपिंग हीट दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. अब होता क्या है, जो रेडिएशंस है ना वो आती हैं शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशंस आती हैं. तो आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ग्रीन हाउस गैस बोलता है अरे मैं ट्रांसपेरेंट हूँ. बट जाने वाली जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ, अब मैं ओपेक हूँ. वो उस हीट को कैप्चर कर लेता है एंड इट कॉजेज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. अब ये इफेक्ट, ये कंसेप्ट दिया किसने था? जोसेफ फरियर ने. ठीक है. किसने? जोसेफ फर्नियर ने. एक नेचुरल फिनोमेना, ये अर्थ पे हमेशा से एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो फर्नियर को, जैसे फर्नेस देखा ना आपने, भट्टी, फर्नियर फर्नेस, उस तरह से याद करने की कोशिश करो कि भट्टी क्या होता है, जैसे गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा राइट. इसीलिए इसी तरह से हमारी अर्थ गर्म हो रही है, तो फर्नियर से फरियर याद रखो. ठीक है. नाउ ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? राइज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब मोर देन 90% ऑफ वेवलेंथ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, 90% जो जाने वाली रेडिएशन होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए तो हीट को कैप्चर करके रखा. ठीक है. नाउ CF4 मतलब क्लोरोफ्लोरोज कार्बन जो होती हैं बेसिकली, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दे आर लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बट ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे स्टार मार्क कर लो. यूपीपीसीएस आपसे पूछता है इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में होना चाहिए कि कौन सी है और कौन सी नहीं है. हाइड्रोजन है क्या? नहीं है. ऑक्सीजन है? नहीं है. प्रोपेन है? नहीं है. आर्गन है क्या? नहीं है. कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई, मीथेन,
अभी हम पढ़ेंगे और सब देखो। तो कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर सबसे इंपॉर्टेंट। आपको लगता है वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इट इज। वेपर का मतलब क्या है कि गैसियस फॉर्म में है ना वाटर, राइट? तो वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। स्टार मार्क करो, राइट इट डाउन, भूल जाओगे ये चीज। कुछ नहीं तो अपने नोटबुक में लिख लो, कॉमेंट में लिख लो कि ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर भी आता है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को? वाटर वेपर तो कर ही रहा है। अगर हम वाटर वेपर को हटा देते हैं देन हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। नेचुरली अकरिंग गैस विद हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब अभी हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस में से? दैट इज हमारा वाटर वेपर। क्या नेचुरली प्रेजेंट है? यस। अच्छा, ये क्यों हमने नेचुरली नहीं लिखा? क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम इसको देखेंगे। जैसे जब हम वुड को जलाते हैं या हम फ्यूल को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। मीथेन कैसे रिलीज होता है? ये डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल से होता है या फिर एग्रीकल्चर से होता है एंड सो ऑन। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे होता है? अगेन व्हीकल्स से होता है। ये नेचुरली भी निकलता है बट हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन बींग। तो नेचुरली इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा क्या है? वाटर वेपर है। अब सोर्सेज क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। जो आपको 30-40 पेजेस पढ़ने थे ना वो हमने 2 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्लीज प्लीज इसको ध्यान से पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही है? थर्मल पावर प्लांट से हो रही है। हम क्या करते हैं? कोल को गर्म करते हैं। कोल को गर्म करके उससे पानी गर्म करते हैं। उस पानी की वेपर्स हम टरबाइन को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशन में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? वाटर लॉगिंग पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मतलब जो चावल की खेती होती है ना, उसको पैडी फील्ड बोलते हैं। वहां से मैंने क्या बताया? खेती से भी रिलीज होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली मेड बाय ब्रिक किलिंग, ठीक है। तो जो भट्टी होती है ना जहाँ पे ईंट बनती है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिलीज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज है और एसी है उसमें से होता है ना। इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर भी हार्म होती है। आगे चलते हैं। मीथेन कहाँ से निकलता है? मैंने क्या बताया? राइस फील्ड हो गया, कोल्ड माइनिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड वेटलैंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार मार्क करना है। नाउ आईपीसीसी रिपोर्ट है, जो आईपीसीसी है उसने बताया देयर आर 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन से? CO2, CH4, NO2, CFCs, SF6 एंड NF6, ठीक है। बस थोड़ा मोटा माटी देखो तो कार्बन तो है ही इसमें, ठीक है। N, F और S ये थोड़े आपको थोड़ा रिलेट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज होती है। अब इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब क्या होता है? कुछ गैसेज होती हैं जो डायरेक्टली हीट को कैप्चर करती है और हम उसको डायरेक्टली ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूपीएससी आपसे पूछेगा। तो मेजरली सारे डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में आप ये देख लो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में इसमें देयर इज NO, ठीक है, NOx, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया हमारा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा आप देख लो, ये हैं जो हमारे इनडायरेक्ट है, बाकी सब हमारे डायरेक्ट है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता दूं, देखो ये हमने पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है एग्जैक्टली घटना चक्र से उठाया। आप उसी को अपने दिमाग में रख के सारे आंसर्स देना। रीजन बीइंग वो उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, राइट, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस ही हमारे सारे रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अब ये फाउंड कब हुआ था? 1948, मान के चलो आज़ादी के बाद बस 1 साल बाद ही हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि इन्वायरमेंट को सिक्योर करके रखें, जो एनिमल्स प्लांट्स उनको सिक्योर करके रखें, ठीक है। तो ये क्या करता है? बेसिकली लिस्ट निकालता है, ये बताता है कि कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड है ना, कौन सी अभी इंडेंजर्ड नहीं है, या फिर कौन सी वनरेबल है। इस तरह से उसने बेसिकली सारे एनिमल्स की जो स्पीशीज है, प्लांट्स की स्पीशीज ना, उनको कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंक्शन के उस पर है, इंडेंजर्ड है, हमें उनको सबसे पहले बचाना है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड कौन कौन से है? एलिफेंट्स है, घड़ियाल है, लेदरबैक टर्टल है, एंड स्वैम्प डियर है, ठीक है। घड़ियाल क्रोकोडाइल फैमिली का है, फाउंड इन गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, नेपाल, एंड चंबल रिवर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कैसे बोलते हैं ना कि चंबल रिवर में ना ऐसा बोलते हैं लोग कि श्रापित होती है ना, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बट आप ये समझो कि इसको बोला क्यों जाता था? इसका रीज़न ये था कि इस रिवर में इतने सारे घड़ियाल हैं, आप वहाँ पे बगल में बैठोगे आपको कोई ना कोई खा करके ले ही जाएगा, है ना। सो इट इज़ बेसिकली नॉट सेफ, सो जस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर सेड। आगे चलते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1973, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने स्टार्ट किया था डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट।
अभी कुछ कुछ चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड थी तो हमें अभी तो नहीं पूछेंगे हमसे, जैसे इसमें था कि चंदी प्रसाद भट्ट इनको रामन मगसे से रिपोर्ट वो अवार्ड मिला था। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमें देखना है जो गोंदन कोरकू ट्राइब है, ठीक है, ये क्या करती है, प्लांट फ्रूट बेयरिंग सैपलिंग्स एनुअली ड्यूरिंग द मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल फेस्टिवल। सी द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्राइब्स इज ये नेचर से इतने कनेक्टेड एंड दे हैव सो मच नॉलेज अबाउट नेचर, दे कंसिडर नेचर एज पार्ट ऑफ देयर ओन फैमिली। आप में और हम में क्या है ना, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हमने कुछ ऑर्डर किया, प्लास्टिक का आया, फेंक दिया, राइट, रिसाइकिल करने की भी हम नहीं सोचते। उसका रीज़न क्या है, हम सोचते हैं अर्थ हमको ना हमें ऐसे मिली है विरासत में, है ना, ये हमारी, ये कुछ है नहीं, राइट, हम वैल्यू नहीं करते, बट दीज पीपल दे वैल्यू इट। तो ये मंथली मतलब जो उनके एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये लोग प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है। सेव एक इनिशिएटिव था टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो पूछा अगर सेव इनिशिएटिव किसके लिए है, कौन सा एनिमल के लिए, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए है। कौन कौन से कंट्री के बीच में था, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ठीक है। ये भी पुराना है, अपना वन अपना धन स्कीम हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया था बहुत पहले, नहीं पूछेंगे आपसे, दिस इज इंपॉर्टेंट। भूटान की फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत फेमस है। देखो भूटान एक ऐसी कंट्री है, दे आर लाइक वी डोंट केयर अबाउट मनी, वी केयर अबाउट एनवायरमेंट, वी केयर अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास हमारी जीडीपी क्या है, हमें पता है कि हमारे पेड़ पौधे बढ़िया होने चाहिए, हमारा एनवायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, राइट। हर कोई भूटान घूमने नहीं जा सकता, भूटान ने अपने आपको नेपाल की तरह बेचा नहीं है। दे आर लाइक आप हमारे यहाँ आओगे, आपको पहले सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया कि मोर देन 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, करंटली इनका 84% है, ठीक है। देन व्हाट इज यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंबार्डिंग डेजर्टिफिकेशन। कंबार्डिंग डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो मर रहे हैं, राइट, डेजर्ट बढ़ रहा है, हमें उस चीज़ को हटा करके पेड़ पौधे उगाने हैं, सस्टेनेबिलिटी लेकर के आनी है। जो बंजर जमीन हो रही है ना, जो पेड़ मर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, हमें उसको हटाना है, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे, लोकल पार्टिसिपेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड कब बना था, 1961 में। सिंबल क्या है इसका, जाइंट पांडा, याद रखना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक इंडिया में कब बनता है, 2 से लेकर के 8 अक्टूबर में बनता है, ठीक। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब आता है, 3 मार्च को आता है। अब देखो ये यूपीपीसीएस ने पहले पूछा था कि इसकी थीम क्या है ना, कुछ सालों पहले पूछी थी, तो मैंने क्या किया 2026 की जो स्पेसिफिक थीम है वो उसमें ऐड कर दिया, सो दैट आपको बहुत दिक्कत ना हो। अब इस बार ही हम किस चीज़ पे फोकस करें वाइल्ड लाइफ में, हम फोकस करें मेडिसिनल प्लांट्स पे, ठीक है। जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं, उनको सिक्योर करने पे कर रहे हैं, ठीक है। तो थीम क्या है हमारी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ठीक। देन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। देन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को आता है। 2026 की थीम वॉज फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। तो नाउ योर होमवर्क इज फिगर आउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दैट इज ऑन 5 जून, इसका 2026 का थीम क्या था, कॉमेंट डाउन बिलो, अभी सर्च करो, अभी लिखो, क्योंकि अगर पूछ लिया बाकी लोग आंसर कर पाएंगे, जो कमेंट कर देगा, जो अपने डायरी में लिख लेगा वो तो आंसर कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली आपको ऑफिसर बनाती हैं, जो एक्चुअली आपको एग्जाम क्लियर करवाएंगी, तो डोंट मिस दीज थिंग्स। अभी लेजीपन में कुछ नहीं होने वाला, फिर बाद में रिग्रेट करोगे। नाउ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 की थी, उसने ना जितने भी फॉरेस्ट उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोई लैंड को, ठीक है। ये तो प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल फॉरेस्ट वाला एरिया, ठीक है, विलेज एंड ट्री लैंड, ठीक। अब इसमें एक बात याद रखनी है आपको, जो नेशनल पार्क है दे आर नॉट फॉरेस्ट, बस इतना याद रखना है। देन पाकहुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। नाउ ट्रैफिक मिशन क्या है, ट्रैफिक मिशन मेक श्योर करता है कि जो वाइल्ड लाइफ होती है एनिमल्स की या प्लांट्स की, उनका जो ट्रेड होता है ना, उसकी वजह से उनका कंजर्वेशन थ्रेटन ना हो। से फॉर एग्जांपल मान लो एक स्पीशीज़ है, वो एक ही देश में पाई जाती है, ठीक है, और वो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है। अब अगर आप उसका ट्रेड कर रहे हो तो दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, राइट। आप उसको इनफैक्ट सिक्योर करके रखो कि वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, वो मर जाएगी, थोड़ी सी पॉपुलेशन बची है उसकी, तो इससे क्या हो रहा है, उसका जो कंजर्वेशन है वो हैम्पर हो रहा है। तो ट्रैफिक मेक श्योर करता है कि कोई भी प्लांट एंड एनिमल का अगर ट्रेड हो रहा है, पहली बात तो इलीगल ट्रेड ना हो, और हो तो उनके कंजर्वेशन को थ्रेटन ना करे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, IUCN 1948 में बना था, मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस का नेक्स्ट ईयर याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 में हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी स्मृति अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है अवार्ड, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए दिया जाता है, ठीक है। ना फॉरेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। इंडिया में
एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोला है कि कितना परसेंट एरिया होना चाहिए अंडर द फॉरेस्ट, दैट इज 33%। याद रखोगे 33%, मतलब ऑलमोस्ट बोला है 1/3 जो एरिया है वो आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट में होना चाहिए। बट क्या इतना है? नहीं, एक्चुअली में कितना है? शगुन का 21। याद रखो कि शगुन का 21 है। 1/3 होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था, बट 21 है। तो क्या हमारा अच्छी हालत है? नहीं, हमारी हालत बहुत बुरी है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? दैट इज मध्य प्रदेश। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो यूपी पीसीएस बहुत बार पूछ चुका है आपसे, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका मैक्सिमम परसेंट ऑफ एरिया फॉरेस्ट के अंडर में है? दैट इज मिजोरम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, मध्य प्रदेश में जो एरिया मान के चलो इतना एरिया है वो पूरे का पूरा फॉरेस्ट में है। तो अगर मान के चलो हाइपोथेटिकली इमेजिन दिस इज 1000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया हमारा पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर में है। बाकी स्टेट्स में से कम होगा, 800 होगा, 200 होगा, 300 होगा, राइट। मिजोरम जो है, मिजोरम में मान के चलो बहुत कम है, मिजोरम में मान के चलो केवल 700 किलोमीटर स्क्वायर ही है केवल, ठीक है। बट दिस 700 किलोमीटर स्क्वायर इज एक्चुअली 70-80% ऑफ देयर कंट्री, ऑफ देयर स्टेट, राइट। वहाँ पे वहीं पे मध्य प्रदेश का जो 1000 है वो शायद उसका केवल 50% भी नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम आगे है, अगर एरिया वाइज देखें स्पेसिफिकली तो मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है। नाउ ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है? दैट इज सूरीनाम, 94%, ठीक है। नाउ वेस्टर्न घाट में कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे आपको? वेस्टर्न घाट क्या है? इधर है इंडिया में, राइट। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। क्यों? थोड़ा सा इक्वेटर के पास में है, यहाँ पे अच्छा खासा वाटर अवेलेबिलिटी है। क्यों? मानसून हिट करता है यहाँ पे, तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। साउथ वेस्टर्न घाट में थोड़ा सदर्न पार्ट में आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले केरला में हिट करता है मानसून, राइट, तो मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलेंगे। तराई दुआर ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ठीक है। देन ईस्टर्न घाट मॉइस्ट डेसिडियस, नॉट मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस, समझ के? डेसिडियस मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ड्राई है। अगर हम इसको वेस्टर्न घाट से कंपेयर करें, कंपैरेटिवली थोड़ा ड्राई है। ऑब्वियसली मानसून का यहाँ पे कम आ पा रहा है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कुछ फीचर्स, जैसे टॉल कैनोपी होती है, इसमें काफी सारी स्पीशीज मिलेंगी आपको। न्यूमरस एपिफाइट मतलब बेल दिखेंगी आपको, है ना। रण ऑफ कच्छ में क्या है? ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे मैच द कॉलम में आ जाएंगी, या फिर बोल देगा कि ऐसे मैच द दे रखा होगा मैचिंग और पूछेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूकोलिप्टस इज नॉट एन इको फ्रेंडली प्लांट। याद रखना, क्यों? यूकोलिप्टस का जो ट्री होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, उसकी रूट बहुत लंबी होती है, वो पूरा का पूरा पानी पी जाता है, पूरा अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यूकोलिप्टस इंडिया में पहले था भी नहीं, बाहर से लेकर के आए हम। क्यों? दिमाग लगाया नहीं, बस सुंदर लग रहा है, बढ़िया है, इजी लुक जाता है, लगा दो। अरे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड वाटर खा जाता है ये, बाकी आसपास प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो इट इज नॉट इको फ्रेंडली। समझ गए? सोचोगे ट्री है तो इको फ्रेंडली होगा, नहीं। देन टेक्सास ट्री, इट इज फाउंड इन हिमालयाज, रेड बुक डेटा में लिस्ट हो रखा है, ठीक है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? इसमें ना ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, इसमें ना आपके हाथ पैर बहुत शेक करते हैं। आपने देखा है बूढ़े लोगों के हाथ पैर बहुत ज़्यादा शेक करते हैं, तो उनको पार्किंसन डिजीज होती है, राइट। एंड ट्रस्ट मी, मतलब बहुत खतरनाक डिजीज है। देन ओक एंड रोडोडेंड्रॉन, ये क्या है? ओक एंड रोडोडेंड्रॉन प्लांट की स्पीशीज है, ये हमें हिमालयन एरियाज में देखने को मिलते हैं। रोडोडेंड्रॉन बहुत सुंदर फूल होता है, मतलब अब तो एक डेडिकेटेड ट्रैक होने लग गई है रोडोडेंड्रॉन की, लोग बाग जाते हैं बस ये प्लांट देखने के लिए जाते हैं केवल, ठीक है। सैंडलवुड, चंदन का पेड़, कहाँ हिमालयज में मिलता है क्या? नहीं, हिमालयज में नहीं मिलता। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक मूवी भी थी ना सैंडलवुड पे, आई गेस रेड सैंडलवुड पे, कौन सी मूवी थी बताओ, मतलब आई कांट रिकॉल। चलो छोड़ो मूवीज का क्या करना अब। भीतरकनिका मैंग्रोव्स कहाँ पर है? उड़ीसा में है, याद रखना कहाँ पे है? उड़ीसा में है यहाँ। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मैंग्रोव्स का, ठीक है। महानदी डेल्टा पे भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कोस्टल एरिया जो है उड़ीसा का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ रहे हैं। क्यों? साइक्लोन तो आ ही रहे हैं, वो एरिया ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नियर वाला है। बट सबसे बड़ा बुरी बात क्या है? आपने मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बिगेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज इन कोलकाता, ये दे रखा है बेसिकली हमारे घटना चक्र में, बट इट इज़ एक्चुअली केरला, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये नहीं पूछेंगे आपसे। मीथेन ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से, याद रखना। अब आप बोलो मैम आपने तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक होती है मीथेन, क्योंकि मीथेन ना ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। बट द थिंग इज कि अभी जो दुनिया में अभी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, समझे, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो। बट द थिंग इज मीथेन ज़्यादा खतरनाक है, जस्ट इसका अमाउंट बहुत कम है, तो हमें उतना फर्क पड़ नहीं रहा। तो अभी करंटली हम बोलेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि खतरनाक कौन सा ज़्यादा है, तो बोलोगे कि मीथेन ज़्यादा है,
क्योंकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज एनहांस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ट्रेडिंग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है, इन्वायरमेंटल हार्मफुल है, मतलब इन्वायरमेंटली हार्मफुल है, वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो सरकार क्या करेगी ना, उसको बोलेगी कि भाई देखो तुम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। अब या तो वो क्या कर सकती है, कोई ऐसी कंपनी हो जो बहुत कार्बन पॉजिटिव हो, है ना, या कार्बन नेगेटिव हो, तो उसको पैसे देकर के उसके कार्बन क्रेडिट उससे खरीद लेगी, या फिर उसको खुद को पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे कि उसका कार्बन थोड़ा नेगेटिव हो पाए। तो जो ट्रेडिंग है, ये कार्बन ट्रेडिंग होती है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है। नेट जीरो बाय 2050 इसके दो कंडीशन है। इसका मतलब है कि कंट्री को अपने एमिशंस जीरो तक लाने पड़ेंगे बाय 2050। मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, जितने कर रहे हो उसको खपा भी रहे हो। कैसे कि हमने पेड़ उगा दिए, मान के चलो मैं 1000 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हूँ, पर देन मैंने 100 पेड़ भी लगा रखे हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर मेरा नेट कार्बन देखोगे, इसमें हो गया -1000, ये हो गया +1000, तो एंड में जीरो आ गया। दैट मीन्स मेरे एमिशन जीरो हो गए, ठीक है। इट मीन्स कंट्रीज एमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड क्या केवल हार्मफुल है? नहीं, ये बेनिफिशियल भी है लाइफ के लिए, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ पर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, राइट। लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर कौन है दुनिया में? चाइना। आप ऐसा मान के चलो ना, कितनी बड़ी कंट्री है। तो देखो कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है? भूटान। अभी हमने देखा भूटान क्या बोल रहा है, भूटान बोल रहा है कि 66% से ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर के अंदर में होना चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स वो कार्बन नेगेटिव है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे ज़्यादा एमिट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, ठीक है। मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम, मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, या जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो कौन सा है? आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट। देखो यहीं पे आइस है ना, तो जो ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो रही है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा? इसको पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। अब मान लो हम हाइपोथेटिकली इमेजिन हम सब लोग दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 1-2 डिग्री ज़्यादा भी होगा तो 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि अचानक से सारे पेड़ पौधे मरना शुरू हो जाएंगे या अचानक से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, नहीं। डेफिनेटली लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट हमें ये ट्रांजिशन के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज टू है, हमारे इकोसिस्टम भी इसके लिए बहुत यूज टू है। जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पर हैं वो बहुत ईजिली 20 से इवन माइनस तो नहीं, चलो 1 या 2 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल पाते हैं वहाँ के पेड़ पौधे, राइट। बट आर्कटिक और ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है ना, इसमें इशू क्या है, 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर भी हुआ तो सारी की सारी आइस पिघल जाएगी, है ना। वहाँ पे पूरे का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, समझे। तो 1 या 2 डिग्री का वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो ना। -4 डिग्री सेल्सियस से अगर ये 0 पे भी आ गया तो आइस पिघलनी शुरू, 1 पे भी आ गया आइस पिघलनी शुरू, समझे। तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम किसका है? आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट का है। देखो ये कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए पढ़ोगे ना, तो सामने ऑप्शन आएगा तो ईजिली मार्क कर पाओगे। इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का? मेल्टिंग ग्लेशियर, सीधी सी बात है, बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? वाटर का लेवल राइज होगा, राइज इन सी लेवल। वेदर चेंज होगा, जो आसपास का मौसम है वो चेंज होगा। पूछना अपने दादा दादी से, उनसे पूछना, ठीक है, वो बोलते होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछना बचपन में कि बहुत फिक्स टाइम था कि इसी टाइम बारिश आएगी तो आ ही जाती थी हमेशा, है ना। इस टाइम पे सर्दियाँ आती थी। अब आजकल क्या हो रहा है, पूरे साल गर्मी ही रहती है भाई। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बट बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है। सर्दियाँ बहुत कम दिनों की रह गई है ना। तो क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट, जो हमारे मौसम था ना, मौसम बदल रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। प्री मैच्योर मैंगो फ्लावरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना। तो बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर से ना एक प्लांट के हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं, और तब उनको पता चलता है कि यार अब गर्मी आने वाली है, तो हमें क्या करना है, फ्लावर्स को ग्रो करना है, और वो फ्लावर ही हमारा फ्रूट बनेगा। तो ये मेरे आंखों के सामने की बात है। आई रिमेंबर, ये बात थी अक्टूबर की या नवंबर की बात थी, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में एक पेड़ था, उसका नाशपाती का पेड़ था, ठीक है। नाशपाती और सेब का एक पेड़ था, उसमें फूल उगना शुरू हो गए थे। जबकि वो जो फूल थे उनको थोड़ा गर्मी में ट्रिगर होना था, मतलब उनको ट्रिगर होना था एक्चुअली मार्च अप्रैल वाले टाइम में उन फ्लावर्स को ट्रिगर होना था, जैसा कि हमें वहाँ के फार्मर्स ने बताया था। और वो ट्रिगर हो गए थे अक्टूबर एंड नवंबर में ग्रो गए थे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अक्टूबर एंड नवंबर में भी उतना ही हाई था जितना हमारा मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स को, जो प्लांट को क्या लगा कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है, और फ्लावर्स बन गए। अब पता है कि इसके थोड़े 1-2 महीने बाद क्या, जनवरी फरवरी आएगी। अब ये वो टेम्परेचर नहीं है जिसमें ये फ्रूट ग्रो कर पाए, तो ये सारे फ्लावर्स मर गए कुछ टाइम बाद, ठीक है। अल्टीमेटली जो पूरे का पूरा सिस्टम था ट्री का, वो कोलैप्स हो गया। जो फ्रूट्स थे वो ग्रो नहीं कर पाए। अभी फ्लावर वापस से थोड़ी ना मार्च अप्रैल में ग्रो करेंगे,
है ना, न्यूट्रिएंट तो लिमिटेड ही है। सो इससे क्या हुआ, वो पूरा जो पेड़ था, वो जो फ्रूट्स बनाता था, वो फ्रूट्स नहीं बना पाया। तो प्री मेच्योर जो फ्लावरिंग होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी होती है, जो फ्रूट्स बनने वाले होते हैं वो नहीं बन पाते अच्छे से, या तो बहुत कम बनेंगे, या अच्छे से नहीं बन पाएंगे, या बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ठीक है, हेल्थ इंपैक्ट भी होता है डेफिनेटली। अब जैसे ये, इसको भी बहुत से समझो, दिस इज अर्थ, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये ट्रॉपिकल रीजन है बीच में इक्वेटर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ट्रॉपिकल बीमारियां, जैसे चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया, डेंगी। ठीक है, तो ये आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी, आपको पोल्स वाले एरिया में, टेम्परेट एरिया में देखने को नहीं मिलेगी। बट सिंस गर्मी बढ़ती जा रही है, अब ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी ये बीमारियां हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन सबको? ठीक है, दैट इज फार्मिंग। ओके, गैस जो बायोमास या क्रॉप को बर्न करने से रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर ऑक्साइड, याद रखोगे। एल्यूमिनियम को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन मेटल के नाम से। इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, रीन्यूएबल भी होता है, पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट अब इसकी भी मारा मारी आ रही है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्सेशन ऑफ दिस जनरेशन विद डाइट कोक पी रहे हैं, एल्यूमिनियम का बना हुआ। अभी पता ना कितना क्राइसिस आ गया था, एल्यूमिनियम थोड़ा मार्केट में कम हो गया तो डाइट कोक नहीं मिल पा रही थी, तो जेंजी एकदम हैंग हो गए थे बिल्कुल कि क्या करेंगे, हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। वेल, ये सब चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, मैं खुद जेंजी हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना कि मैम आप जेंजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं बोल सकती हूँ, मेरा पूरा हक है। नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉट अ नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंडिया डज नॉट हैव अ ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन, याद रखना, इंडिया के पास नहीं है। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो किससे रिलेटेड है, इसका मैच द कॉलम आता है, तो आपको हमेशा से याद रखना है। क्योटो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, क्योटो, इस तरह से याद रखना। क्लाइमेट चेंज ये बोलता है कि हमारे जो एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी निकल रही है, हमें उसके टारगेट्स बना के रखने के, हमें थोड़ा कम करना है, कार्बन न्यूट्रल रहना है एंड सो ऑन। तो ऐसे बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स होते हैं इसमें। ठीक है, देन कार्टेजियन प्रोटोकॉल फोकस करता है बायो सेफ्टी पे। तो ना इसको मैं कैसे याद रखती थी कि बायोलॉजी में कार्टिलेज नहीं पढ़ते, कार्टिलेज, तो बायो सेफ्टी, बायोलॉजी, कार्टिलेज से कार्ट जीना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बायो सेफ्टी पे फोकस करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन फोकस करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स पे। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स, मतलब ये कुछ पल्यूटेंट्स होते हैं इस पे फोकस करता है कि इसको प्रोड्यूस करना है, नहीं करना है, इस पे बैन करना है एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे DDT वगैरह, ये सब चीज़ें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यार ये तो बहुत ईजिली तो सबको आता होगा, ओजोन लेयर से रिलेटेड है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है, देन UNCCC में 50+ नेशन है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है। ठीक, कुछ क्लाइमेट एग्रीमेंट्स मैकेनिज्म इस पे फोकस करते हैं। अर्थ आर क्या होता है? व्हाट इज अर्थ आर? किसका इनिशिएटिव है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड का इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए जितनी भी स्विच हमारी लाइट्स होती हैं वो सब ऑफ कर देते हैं, सो दैट हम बेसिकली इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन, जिससे हम ये बताएं कि भाई बहुत ज़्यादा आप बेसिकली एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हो, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, थोड़ा आप इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो। तो ये अर्थ आर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया का सबसे पहला एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया था? 2008 में। अब इसको कैसे याद रखें? देखो 2008 में आ रहा है, बाकी जितनी भी चीज़ हमने देखी वो 1990s में शुरू हो चुकी थी, राइट, है ना। इंडिया में हम बहुत लेट हो गए, तो लेट एट, तो हम 2000s में आए हैं ना, हम बहुत लेट हो गए, तो लेट 2008। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1979 में हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट में एजेंडा 21 फोकस करता है। व्हाट इज 21 मतलब 21st सेंचुरी में हमें अर्थ को सिक्योर करना है एंड सो ऑन। ठीक है, अर्थ समिट +5 1997 में हुई थी, इसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। देन ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमें ग्रीन हाउस गैस जो मिशन हैं उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेकर के आनी है, कि आप अंधा ग्रीन हाउस गैस एमिशन मत करो, आप फेज वाले मैनर में इसको कम करो। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट मिशन क्या है? UNFCCC का मार्केट ड्रिवन डिवाइस है। डेवलपिंग कंट्रीज गेट फंड्स एंड इनिशिएटिव फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टेक्नोलॉजी, डज नॉट प्रोहिबिट डेवलप्ड कंट्री इन्वेस्टिंग इन द डेवलपिंग नेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इस मैकेनिज्म के तहत, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अमीर बड़ी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो छोटे छोटे कंट्रीज में को पैसा देती हैं कि वो टेक्नोलॉजी मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। जैसे इंडिया है, इंडिया में मैक्सिमम 70% ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल से होती है, थर्मल से होती है। तो आप बोलो यार आप तो इतना देश, आप आज में पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी हो जाओ, अरे नहीं हो सकते भाई, हमारा बजट है, हमें कोल पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपने हमसे पैसे चुरा करके, जो यूके इतना अमीर हुआ है, हमको हमारे सोने की चिड़िया को पूरा सोना ही चुरा लिया, तो भाई तुम दो ना पैसे, दो हमें ग्रीन एनर्जी, ये बात है सिंपली। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आप उनको पैसे दो, उनको ग्रीन एनर्जी दो, ग्रीन टेक्नोलॉजी दो,
सो दैट दे कैन फोकस ऑन दैट। ठीक है, ज्ञान मत दो कि आपको ग्रीन एनर्जी में करना है, ये करना है, वो करना है। पहले आप हमारा पैसा चुराते हो, फिर हम कोई ज्ञान देते हो। ठीक है, देन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER, ये बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, है ना। इसमें भी जैसे जैसे मैंने आपको एक्जैक्टली बताया कि बेसिकली जैसे एक दो कंपनीज है, ठीक है, ये दोनों कंपनी है, ये दोनों के दोनों सर्टेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है। इसने क्या किया है, ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, बट ये ना कार्बन एब्जॉर्ब कितना कर पाई, केवल 900 कर पाई। तो अभी इसको 100 यूनिट और करना है। बट ये जो दूसरी कंपनी थी ना, ये कार्बन एमिट कर रही थी 1000, बट इसने कार्बन एब्जॉर्ब कितना किया, 1100, है ना। तो ये क्या करेगा ना, ये अपना ये सर्टिफिकेट इसको दे सकता है पैसे के बदले में, है ना। तो इस तरह से इनका पूरा बैलेंस हो जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल हम देख चुके हैं। वलपराई, ये क्या है, इट इज अ सिटी विच इज स्पेशलाइज इन प्लांटेशन। जैसे हम खेती बाड़ी में पौधे उगाते हैं, वैसे प्लांटेशन भी होता है, बड़े बड़े ट्रीज भी उगाते हैं। ठीक है, तो दिस सिटी इज फेमस फॉर दैट। कुछ और स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं। घड़ियाल, अभी हमने देखा चंबल रिवर में था, ठीक है, क्रोकोडाइल फैमिली का है, नेपाल एंड इंडिया में मिलता है। खराई कैमल, यूपीएससी पूछ चुका है। खराई कैमल, खराई मतलब खारा पानी, सी वाटर में भी ये तैर सकते हैं। ठीक है, स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, ये सब इंडिया में नेचुरली मिलते हैं। बट क्या स्पाइडर मंकी मिलता है? नहीं मिलता। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंडिया। स्पाइडर मंकी बेसिकली साउथ अमेरिका में मिलता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस ऐसी चीज़ों में नहीं जाता। जाइंट पांडा, ठीक है, ये हमें ब्रॉड लीव्ड मिक्स फॉरेस्ट में मिलता है। एंड हमने क्या देखा था, ये वर्ल्ड वाइड फंड का सिंबल है। ठीक है, नाउ दीज एक्ट्स, इसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है, बट आपको रटनी पड़ेगी, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें, है ना, करेंगे हम, इट्स नॉट एन इशू। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया? 1974 में सबसे पहले वाटर पोल्यूशन कंट्रोल आया। ठीक है, फिर आया फॉरेस्ट, एंड देन वी रियलाइज भाई हाँ ठीक है, पानी पे फोकस कर दिया, फॉरेस्ट पे फोकस कर दिया, भाई एयर भी तो था, एयर पे तो हम फोकस करना ही भूल गए। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड उसके जस्ट बाद वी फोकस ऑन, अब एयर पे कर रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एनिमल वेलफेयर एक्ट, वेलफेयर बोर्ड, देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। हमें पता है कि अभी तो रिसेंटली वी स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन अबाउट नमामि गंगे एंड गंगा जी, राइट, दैट मीन्स कि ये थोड़ा लेटर ऑन का है। ओके, सो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, एंड दैट इज इट, वी आर डन। आई नो ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन लगेगा, कीप ऑन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, कॉमेंट डाउन करना बिलो। ठीक है, मैं कुछ गैसेस का नाम दे रही हूँ, इसमें से बताना कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है। ठीक है, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैस है? इज ओजोन अ ग्रीन हाउस गैस? इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस? इज मीथेन अ ग्रीन हाउस गैस? और इज आर्गन, इज आर्गन अ ग्रीन हाउस गैस? इज ऑक्सीजन अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है? कॉमेंट डाउन बिलो। वीडियो कैसा लगा बताना, एंड इफ यू हैव एनी अदर रिक्वेस्ट प्लीज डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर गाइज।